नमस्कार दोस्तों, विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा के अध्याय ऊष्मा को जारी रखेंगे और आज हम इस अध्याय के भाग 2 को समझेंगे। तो आइए जानते हैं कि आज के भाग में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ऊष्मा के सुचालक तथा कुचालक वस्तुएं के बारे में समझेंगे। उसके बाद संवहन का व्यावहारिक अनुभव को समझेंगे और अंत में विकिरण यानी कि रेडिएशन किसे कहते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज के पहले विषय से शुरू करते हैं और जानते हैं ऊष्मा के सुचालक तथा कुचालक वस्तुएं के बारे में। दोस्तों, ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, लेकिन हमारे मन में प्रश्न यह आता है कि ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है। तो इसे जानने के लिए हम एक क्रियाकलाप को करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एल्यूमीनियम या लोहे जैसी किसी धातु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लेंगे, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। इसके बाद छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाएंगे और अब हम क्या करेंगे कि ये टुकड़े लगभग समान दूरियों पर रखेंगे। इसके बाद छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कस देंगे। यदि आपको स्टैंड न मिले तो आप छड़ को एक सिरे को ईंटों के बीच में दबाकर भी रख सकते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब छड़ के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए। ध्यानपूर्वक देखने से आपको मोम के टुकड़ों का क्या होता दिख रहा है। क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं या कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरता है? क्या आपके मन में यह भी प्रश्न आता है कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है? तो ये सब प्रश्नों के उत्तर के लिए आइए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाता है। ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है। आइए दोस्तों, अब हम समझेंगे ऊष्मा के सुचालक तथा कुचालक वस्तुएं के प्रकार के बारे में। दोस्तों, कुछ वस्तुएं ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। वे पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं, इसलिए उन्हें ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। उदाहरण के लिए एल्यूमीनियम, आयरन यानी कि लोहा, कॉपर यानी कि तांबा, स्टील इत्यादि। आइए जानते हैं अब कुचालक वस्तुएं के बारे में। दोस्तों, कुछ वस्तुएं ऊष्मा की अच्छे चालक नहीं होते हैं। वे पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं। वैसे पदार्थ ऊष्मा का कुचालक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए प्लास्टिक, लकड़ी, कागज, सूती कपड़ा इत्यादि, ये सब ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ऊष्मा के कुचालक को ऊष्मा रोधी भी कहते हैं। दोस्तों, हवा और पानी भी ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ये आप याद रखें। लेकिन अब हमारे मन में प्रश्न यह आता है कि जब हवा और पानी भी ऊष्मा के कुचालक होते हैं, तो फिर इन पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है? इनके उत्तर जानने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गोल पेंदे का फ्लास्क लेंगे। अब इसे जल से 2/3 भर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसको किसी तिपाई पर रखेंगे अथवा फ्लास्क को रखने का कोई ऐसा प्रबंध करेंगे जिससे कि हमें इसके नीचे एक मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कर सकेंगे, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा करेंगे। इसके बाद एक स्ट्रॉ की सहायता से फ्लास्क के पेंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखेंगे। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर जल को गर्म करेंगे। हम देखेंगे कि जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है। गर्म जल ऊपर उठता है और इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान ले लेता है। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म न हो जाए। आखिर इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। पिछले क्रियाकलाप में प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल
गर्म न हो जाए। उष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। आप चित्र में देखें और समझें। वायु में उष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, ये आप चित्र में देख सकते हैं। उष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती जाती है। इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है, जिस तरह आप चित्र में देख रहे हैं। आइए दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि वायु में उष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। तो इसका उत्तर यह होगा दोस्तों कि वायु में उष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। इसे जानने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं और बेहतर ढंग से समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक मोमबत्ती को जलाएंगे। अब अपने एक हाथ को ज्वाला के ऊपर तथा दूसरे हाथ को ज्वाला के पार्श्व यानी कि बगल में रखेंगे, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अब क्या आपके दोनों हाथ समान गर्मी का अनुभव करते हैं? यदि नहीं, तो कौन सा हाथ अधिक गर्म अनुभव करता है और ऐसा क्यों करता है? इन सब प्रश्नों का उत्तर यह होगा कि ऊपर की ओर की वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, इसलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्मी अनुभव करता है और पार्श्व की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाता है, इसलिए यह वायु लौ के ऊपर की वायु जैसी गर्म नहीं होती है। दोस्तों, तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि दिन के समय स्थल यानी कि धरती यानी कि थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। अब चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं, जैसा कि आप बाईं वाली चित्र में देख रहे हैं। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। दूसरी परिस्थिति में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। यह थल समीर कहलाती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। आइए समुद्र समीर तथा थल समीर के हम अंतर को चित्र माध्यम द्वारा समझते हैं। दोस्तों, दिए गए चित्रों से आप समझ सकते हैं कि समुद्र समीर तथा थल समीर में क्या अंतर है और आप चित्र द्वारा इस तरह निरूपित करके यह समझ सकते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। आइए दोस्तों, अब हम विकिरण यानी कि रेडिएशन के बारे में समझेंगे। दोस्तों, जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट अनुभव करते हैं। सूर्य से हम तक उष्मा कैसे पहुंचती है, यह चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों में उष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक होता है। चूंकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के अधिकांश स्थान में कोई माध्यम नहीं है, जैसे कि वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक उष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है, जिसे विकिरण कहते हैं। विकिरण द्वारा उष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को उष्मा देता है तथा उससे उष्मा ग्रहण करता है। जब हम किसी तापक यानी कि हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम द्वारा उष्मा प्राप्त होती है। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में उष्मा विकिरित करते हैं। जब ये उष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है और कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग परागत हो सकता है। उष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। आइए हम चित्र माध्यम समझते हैं। दोस्तों, धूप में बाहर जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का सलाह क्यों दिया जाता है? इसका यही कारण है। विकिरण को हम एक और क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें टीन के एक जैसे 2 डब्बे लेने होंगे। अब इनमें से एक के बाहरी पृष्ठ को
काला तथा दूसरे के बाहरी पृष्ठ को सफेद पेंट कर देंगे। अब दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में जल भर देंगे तथा उन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रख देंगे। अब क्या होगा कि दोनों डिब्बों में भरे जल के ताप को हम मापेंगे। तो क्या आप दोनों के ताप में कुछ अंतर को महसूस करते हैं और किस डिब्बे में जल अधिक गर्म होते हैं? इस क्रियाकलाप में केवल जल को छूकर भी आप दोनों के ताप में अंतर अनुभव कर सकते हैं। ये क्रियाकलाप आप घर से करके आएं और अगले दिन आप अपने वर्ग में शिक्षक से इस पे चर्चा करें। आइए दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि ऊष्मा के संचरण की इन विधियों का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है। दोस्तों, गर्मियों में सफेद या हल्के रंग के वस्त्र आरामदायक होते हैं, जबकि सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े। गहरे रंग की पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इसीलिए गहरे रंग के कपड़े में गर्मी अधिक लगती है। गर्मी के दिनों में हमें सफेद वस्त्र या हल्के रंग के वस्त्र आरामदायक लगते हैं, क्योंकि हल्के रंग के वस्त्र ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इसलिए सर्दियों में ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन ऊष्मारोधी होता है और इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच वायु फंसी रहती है और यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को परिवश में विकृत होने से रोकती है, अतः हमें गर्मी लगती। इस तरह से दोस्तों, हम आज की वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए एक बार फिर से जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले हम ऊष्मा के सुचालक तथा कुचालक वस्तुओं के अंतर के बारे में समझा। उसके बाद संवहन का व्यवहारिक अनुभव के बारे में जाना और अंत में विकिरण यानी कि रेडिएशन किसे कहते हैं और इन पर हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, इनके बारे में भी हमने चर्चा किया। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगली वीडियो में हम इस अध्याय का महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास को लेकर आएंगे। तब तक आप इस अध्याय को विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए JCERT की कक्षा 7 की विज्ञान पुस्तक से अध्याय 14 ऊष्मा से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्न अभ्यास के साथ। धन्यवाद।